30 अक्टूबर 2023 कानपुर शहर। रात के 7:30 हो रहे थे, लेकिन घर का इकलौता चिराग कुशाग्रह कनौडिया अभी तक कोचिंग से घर वापस नहीं लौटा था। कुशाग्रह क्लास 10th का एक फोकस्ड और वेल डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट था। वो सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल में पढ़ता था। कोचिंग से आने में लेट होने के कारण उसकी माँ सोनिया कनौडिया ने फोन मिलाया, लेकिन फोन ऑफ बता रहा था। जिस नंबर पर आप संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं वो स्विच्ड ऑफ है। सोनिया का दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि ये पहली बार हो रहा था। नहीं तो हमेशा अगर कुशाग्रह लेट हो जाता या अपने दोस्तों के साथ घूमने जाता तो वो अपनी माँ को हमेशा बता देता था, माँ आज मैं थोड़ा दोस्तों के साथ हूँ, घर आने में लेट हो जाएगा, पापा को मत बताना। लेकिन आज सोनिया को कुछ अनहोनी होने का डर सताने लगा था, क्योंकि वो कहते हैं ना कि माँ का दिल जो अपने बच्चों के लिए महसूस करता है वो कोई और नहीं कर सकता। सोनिया ने घबराते हुए कुशाग्रह के फादर को कॉल किया, तो मनीष ने सोनिया को समझाते हुए कहा, अभी टाइम ही कितना हुआ है, शायद वो दोस्तों के साथ होगा और फोन की बैटरी डेड हो गई होगी। तुम टेंशन मत लो, वो आ जाएगा। लेकिन माँ का दिल मानता कहाँ है। वो कुशाग्रह की कोचिंग में फोन की, फिर उसके दोस्तों को कॉल किया और सामने से जो जवाब आया उससे वो और टूट गई। नहीं आंटी, कुशाग्रह तो कोचिंग के बाद घर चला गया था। लेकिन अब जो सोनिया के दिल के कहीं कोने में जो आखिरी उम्मीद बची थी कि वो अपने दोस्तों के साथ होगा, वो भी खत्म हो गई। अब सवाल ये था कि कुशाग्रह जब घर नहीं आया तो गया कहाँ। सोनिया के दिमाग में अजीबोगरीब ख्याल आने लगे। इस बीच उसकी नज़र बैल्कनी में पड़े एक मुड़े हुए कागज़ पर पड़ती है। उसने उठाकर जैसे ही खोला, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मानो एक सेकंड के लिए उस माँ की दुनिया ही रुक गई। ऐसा क्या लिखा था वो कागज़? ऐसा कौन सा राज वो कागज़ में दफन था? Welcome to this show. My name Akash. You are watching the missing case of कुशाग्रह कनौडिया। दरअसल जो कागज़ सोनिया के हाथ में था वो एक कुशाग्रह के किडनैपर्स ने बालकनी में फेंक कर चला गया था। मैं आप लोगों को वो कागज़ पढ़कर सुनाता हूँ और स्क्रीन पे दिख रहा होगा। टोटल 4 पेज हैं, तो मैं पेज बाय पेज पढ़कर सुनाता हूँ। आपसे निवेदन है कि आप ये बात ना ही पुलिस को, ना ही लखनऊ वाले फैमिली को और ना ही अगल बगल किसी को बताएं। हमने आपके कुशाग्रह को किडनैप कर लिया है। आपके पास 2 या 3 दिन का समय है। आप जल्दी से 30 लाख का इंतजाम कर लो, और ये बात कहीं भी फैली तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। आप जल्दी से 30 लाख का इंतजाम करो और अपना बच्चा 1 घंटे बाद घर में देखो, और पैसे लेकर रात में 2 बजे कोका कोला चौराहे पे मिलो। मैं पैसे लेने आऊँगा। जैसे ही मेरे हाथ में पैसे आ गए, ठीक 1 घंटा बाद लड़का आपके घर होगा, और पैसे की व्यवस्था हो जाए तो घर में चारों तरफ पूजन वाला झंडा लगा देना। मैं खुद देख लूँगा, फिर आपको फ़ोन करूँगा, और कोई भी होशियारी हुई तो उसका जिम्मेदार आप खुद होंगे। मेरी नज़र आपके घर पे ही होगी, और कोई भी बात बाहर पता चली तो आप ध्यान रखना। और आप बिल्कुल भी मत घबराओ। आपका लड़का सही सलामत घर पहुंच जाएगा, पर उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। अल्लाहू अकबर। इस लड़के की गाड़ी और उसका मोबाइल फ़ोन दोनों आपके घर के पास होटल द सिटी क्लब के पास खड़ी है। मैं आपका नुकसान नहीं चाहता। आपसे बार बार बोल रहे हैं कि घबराओ मत, अल्लाह पे भरोसा रखो। 4 पेज। मैं नहीं चाहता कि आपका त्योहार, फेस्टिवल बर्बाद हो। मेरे हाथ में पैसा रखो, और लड़का 1 घंटे बाद आपके पास होगा। लास्ट में सबसे नीचे लिखा था, हम आपको कल फोन करेंगे। ये पढ़ने के बाद
कौन सी माँ का कलेजा नहीं फटेगा। वो फूट फूट कर रोने लगी। ये लेटर पढ़ने के बाद ये तो कंफर्म हो गया था कि किडनैपर्स कोई अनजान नहीं बल्कि पहचान वाला ही है, क्योंकि वो घर में सारे फैमिली को जानता था। जैसे उसने मेंशन किया, लखनऊ वाली फैमिली। जब घर वालों ने मनीष कनोडिया को ये बात बताई तो वो सुनते ही उसका सांस फूलने लगा। दरअसल मनीष कनोडिया कुशाग्रह के फादर थे। वो एक बिजनेसमैन थे। उनका टेक्सटाइल का बिजनेस था, तो अक्सर कानपुर से सूरत आना जाना लगा रहता था। उस समय मनीष बाहर ही था, काम के सिलसिले में। मनीष ने अपने भाई सुमित को फोन करके बताया, जो कानपुर में ही रहता था। सुमित ने मनीष की आवाज में डर साफ दिखाई दे रहा था। 9:30 के करीब सुमित और बाकी रिलेटिव भी घर पे पहुंच गए। फैमिली में मातम का माहौल था। उन सब ने पुलिस को सारा इंसिडेंट बताया, लेकिन हवा में एक सवाल धुएं की तरह तैर रहा था कि कुशाग्रह को किसने किडनैप किया। दरअसल कनोडिया फैमिली कानपुर के रायपुरवा इलाका, जो मिडिल क्लास से भरे थे, वहीं एक अपार्टमेंट में रहते थे जिसका नाम भगवती अपार्टमेंट था, जहां लोग एक दूसरे को नाम से जानते थे। अपार्टमेंट के एंट्री गेट पे हमेशा एक गार्ड रहता था जो पूरे अपार्टमेंट को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता था। यहाँ का माहौल खुशनुमा सा था, क्योंकि दिवाली कुछ दिन पहले ही गुजरी थी। पटाखों और मिठाइयों की हल्की सी खुशबू अब भी हवा में थी। यहाँ के लोग मानते थे कि अपराध, किडनैपिंग, ये सब टीवी न्यूज़ की चीज़ है जो कहीं और होता है, किसी और के साथ। कनोडिया फैमिली के पास सारी सुविधाएं थीं। कुशाग्रह अपने दादा और मम्मी के साथ जनरली रहा करता था। जब पुलिस ने अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया और वो लेटर पढ़ा, तो वो समझ गई कि किडनैपर्स पुलिस और फैमिली दोनों को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि उस लेटर के एक ही पेज में अल्लाहू अकबर और पूजन वाला झंडा का जिक्र था। पुलिस समझ गई कि ये किडनैपर्स धार्मिक एंगल देने का प्रयास कर रहा है। जब पुलिस ने गार्ड से पूछा कि ये लेटर ऊपर कैसे पहुंचा, तो गार्ड ने सोचते हुए कहा कि थोड़े समय पहले एक लड़का रूमाल से अपना फेस कवर किए हुए स्कूटी से आया था और मुझे एक लेटर मनीष कनोडिया को देने के लिए बोला। लेकिन मैंने जब स्कूटी देखी तो मुझे अजीब सा लगा, क्योंकि स्कूटी का आगे वाला प्लेट पेंट किया हुआ था और पीछे वाला नंबर प्लेट एक कपड़े से कवर किया हुआ था। तो मैं उससे बोला कि तुम खुद ये लेटर देकर आओ। और जैसे ही वो लड़का बिल्डिंग के अंदर गया, गार्ड स्कूटी के पास पहुंचा, कपड़ा हटाया और नंबर नोट कर लिए। नंबर था UP78 ED 2204। वो इसकी फोटो लेना चाहता था, लेकिन उतने देर में ही वो लड़का आते दिखा। इस केस में गार्ड की अलर्टनेस एक अहम रोल निभाती है। जब पुलिस ने ये नंबर ट्रैक करवाया और स्कूटी ओनर का नाम फैमिली मेंबर्स को बताया, तो सब सन्न रह गए थे, क्योंकि ओनर का नाम था रचिता वट्स। कौन थी रचिता वट्स? जिसका नाम सुनते ही सबके होश उड़ गए। कुशाग्रह की मां सोनिया रचिता वट्स को अपनी बेटी की तरह मानती थी। ये कुशाग्रह की ट्यूटर थी, उसे पढ़ाने आती थी। ये कहना गलत होगा कि सिर्फ वो ट्यूटर थी, क्योंकि सोनिया उसे एक फैमिली मेंबर समझती थी। चाहे फेस्टिवल में गिफ्ट देना हो या फंक्शन या पार्टी में इनविटेशन, रचिता वट्स का नाम सबसे पहले आता था। जब वो नाम कनोडिया फैमिली ने सुना तो उन्हें अपने ही कानों पर भरोसा नहीं हुआ। मानो दिल बार बार यही कह रहा हो, ये हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब से कुशाग्रह गायब था, रचिता ने कई बार कॉल करके यही पूछा था कि वो मिला या नहीं। उसकी आवाज में फिक्र थी, एक बेचैनी थी और कहीं ना कहीं डर भी साफ झलक रहा था। अब जरा सुनिए वही ऑडियो जिसने सबको चौंका दिया। कुछ पता चला? नहीं, अभी तो कुछ नहीं पता चला। अच्छा, आप कौन बोल रहे हैं? मैं मामा बोल रहा हूँ।
अच्छा, तो क्या हुआ? कुछ आदि क्या बोल रहा था? कोई लेटर वेटर क्या ये तब किया की था? बच्चे ने लेटर की बात नहीं की उससे और और वो स्कूटी की मेरे बात से की पूछ थी, रहा है कि एक्साइटमेंट में ज़्यादा आपकी बोल रही स्कूटी थी। का है, मेरा बीपी लो हो गया, मेरे साथ। किडनैपिंग के केसेस में सबसे खतरनाक पल वो होता है जब किडनैपर्स को ये एहसास हो जाए कि उनका राज खुल चुका है। उस पल विक्टिम सिर्फ बंधक नहीं रहता, वो एक रिस्क बन जाता है और रिस्क को खत्म कर दिया जाता है। इसी सच को समझते हुए कनौड़िया परिवार ने हर कदम फूंक फूंक कर रखा। गुस्से में नहीं, डर में नहीं, बल्कि एक ठंडे दिमाग के साथ। वो रचिता के घर पहुंचे, ना कोई हंगामा, ना कोई इल्जाम, सिर्फ एक गुहार। कुशाग्र को ढूंढने में मदद की। स्कूटी का सवाल उठते ही रचिता का जवाब आया। स्कूटी उसके बॉयफ्रेंड के पास है। यहीं से खेल पलट गया। रचिता अपने बॉयफ्रेंड से स्कूटी लेकर कुशाग्र को ढूंढने के लिए निकली, पर कनौड़िया परिवार ने सर्च के साथ साथ एक और चाल चली। उन्होंने दोनों को बड़े आराम से ये कहकर साथ ले लिया, पहले पुलिस स्टेशन चलते हैं, रिपोर्ट लिखवाना जरूरी है। रचिता को कोई शक नहीं हुआ, प्रभात को भी नहीं। जैसे ही पुलिस स्टेशन के गेट बंद हुए, किरदार बदल गए। पुलिस ने बिना वक्त गवाए रचिता और उसके बॉयफ्रेंड प्रभात को गिरफ्तार कर लिया। इंटेरोगेशन रूम में आवाज तेज नहीं थी, लेकिन सवाल सीधे थे। रचिता सबसे पहले टूट गई। आंसू, खामोशी और घबराहट सब कुछ एक साथ बाहर आ गया। और फिर प्रभात भी। उसने बोलना शुरू किया, धीरे, फिर बिना रुके। प्रभात ने बताया कि यह सब कुछ पहले से प्लान था। जब कुशाग्र कोचिंग से अपनी स्कूटी पर घर लौट रहा था, तब उसने रास्ते में लिफ्ट मांगी, क्योंकि वो जानता था कुशाग्र उसे पहचानता है। 23 अक्टूबर, कुशाग्र की बर्थडे पार्टी, वही पहली मुलाकात, वही पहचान, वही भरोसा। रचिता ने प्रभात को अपना बॉयफ्रेंड बताकर कनौड़िया फैमिली से मिलवाया था। इसी भरोसे का इस्तेमाल किया गया। कुशाग्र ने लिफ्ट दे दी, ड्रॉप भी कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। प्रभात ने इंसिस्ट किया, घर चलकर चाय, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, फिर निकल जाना। कुशाग्र ने मना नहीं किया। उसे क्या पता था, यह उसकी जिंदगी का आखिरी फैसला होगा। घर के अंदर जाते ही कोल्ड ड्रिंक ऑफर की गई। 2 घूंट के बाद कुशाग्र बेहोश हो गया। उस पल के बाद जो हुआ वो सिर्फ शब्दों में बयां करना मुश्किल है। प्रभात ने एक रस्सी उठाई और गला घोटना शुरू किया। तब तक नहीं रुका जब तक सांसें पूरी तरह बंद नहीं हो गईं। सीसीटीवी फुटेज सब कुछ बयां कर देती है। कमरे के अंदर 2 लोग जाते हुए दिखते हैं, कुशाग्र और प्रभात। लेकिन बाहर सिर्फ एक ही निकलता है, प्रभात। पुलिस के सामने प्रभात ने यह भी माना कि वो अकेला नहीं था। उसका दोस्त आर्यन, जिसे शिवा गुप्ता के नाम से भी जाना जाता है, दूर से पूरी घटना पर नजर रखे हुए था। वो अपार्टमेंट के आसपास मौजूद था, एक लेटर के साथ और एक पूरे प्लान के साथ। ये सिर्फ एक किडनैपिंग नहीं थी, ये एक भरोसे का कत्ल था। एक ऐसी प्लानिंग जिसमें हर कदम सोचा समझा था और जिसकी कीमत कुशाग्र ने अपनी जिंदगी से चुकाई। उसे इतनी दर्दनाक मौत क्यों दी? लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जब प्रभात ने अपने कारण बताए, उसके चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं थी, मानो उसे अपने किए पर कोई पछतावा ही ना हो। दरअसल कुछ साल पहले रचिता प्रभात के घर किराए पर रहने आई थी। वहीं से दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। रोज की मुलाकातें धीरे धीरे करीबियों में बदलीं और कब ये रिश्ता प्यार में बदल गया, शायद उन्हें खुद भी एहसास नहीं हुआ। अब दोनों की दुनिया एक दूसरे तक सिमट चुकी थी। कुछ समय यूं ही बीता। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी दावा करती हैं कि इसी दौरान रचिता प्रेग्नेंट हो गई थी। इन रिपोर्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा सकता है। लेकिन पैसों की तंगी बड़ी थी। प्रभात बेरोजगार था, जिम्मेदारी उठाने की हालत में नहीं था और इसी वजह से गर्भपात का फैसला लिया गया। जब प्रभात के पिता, जो एक होमगार्ड थे, को इस रिश्ते और हालात की जानकारी मिली तो उन्होंने रचिता को घर से निकाल दिया। इसके बाद रचिता ने पास ही एक अलग मकान किराए पर लिया। प्रभात का वहां आना जाना जारी रहा। कुछ समय बाद पैसों की जरूरत फिर सामने आई।
रचिता ने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और उन्हीं छात्रों में एक नाम था कुशाग्रह। कनोदिया परिवार की आर्थिक स्थिति और हैसियत देखकर रचिता और प्रभात के मन में एक खतरनाक योजना ने जन्म लिया। उन्होंने अपने दोस्त आर्यन को भी इस साजिश में शामिल कर लिया। तीनों अपने प्लान को लेकर इतने आश्वस्त थे कि उन्होंने पहले से एक कार की व्यवस्था कर ली। यहां तक कि सादी सी प्लानिंग के साथ एक हनीमून ट्रिप तक बुक कर डाली। उन्हें पूरा भरोसा था कि सब कुछ उनके मुताबिक ही होगा। और फिर उन्होंने वो दिन चुना, 30 अक्टूबर 2023। वही दिन जो कुशाग्रह की हंसती खेलती जिंदगी का आखिरी दिन साबित हुआ। लेकिन कहते हैं हर बुरे कर्म का अंत बुरा ही होता है। सच वो सूरज है जिसे बादल कुछ समय के लिए ढक तो सकते हैं, मगर हमेशा के लिए मिटा नहीं सकते। हद तो तब पर हो गई जब मेन स्ट्रीम मीडिया चंद व्यूज और कुछ टीआरपी के लिए बिना कोई प्रूफ, बिना कोई रिपोर्ट के ये क्लेम करना शुरू किया कि कुशाग्रह और रचिता दोनों रिलेशनशिप में थे। और ये बात प्रभात को पता चल गया। इसलिए प्रभात ने इतना घिनौना अंजाम दिया, यहां तक कि कुशाग्रह की चाचा सुमित ने सबसे रिक्वेस्ट की कि वो ऐसी झूठी अफवाह ना फैलाए। सागर का चाचा, आप सभी लोगों से विनती करना चाहता हूँ, ये लड़ाई हमारी नहीं आप सभी की है। हमारे 16-17 साल के भतीजे की निर्मम हत्या की गई है सिर्फ पैसे के लिए। जो टीचर इस घर में पढ़ाने आती थी उसको बेटी के तरीके माना जाता था। उसके माँ बाप नहीं थे, उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए। आप सभी से निवेदन है कि आप लोग भी इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं। आप सभी लोगों से निवेदन है कि गलत खबर, गलत बात ना फैलाएं, मेरे नाबालिग बच्चे का चरित्र का हनन न करें। आपके सपोर्ट की, आपके सहयोग की हमको जरूरत है। ठीक लगभग 2 साल बाद 20 जनवरी 2026 आया। इन बीच 134 दिन सुनवाई हुई, 14 गवाह पेश किए गए, 650 पेज की चार्जशीट तैयार की गई और फिर 20 जनवरी को अदालत ने अपना फैसला सुनाया। तीनों कल्प्रिट रचिता, प्रभात और आर्यन पर आईपीसी की धारा 302 यानी मर्डर, धारा 364 मर्डर करने के इरादे से किडनैपिंग, धारा 201 अपराध के सबूत मिटाना और गायब करना, धारा 120 बी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और धारा 364 ए किडनैपिंग फॉर रैंसम के तहत दोषी करार दिया गया। इन सभी धाराओं के तहत तीनों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही हर एक पर 1.10 लाख रुपए की पेनल्टी भी लगाई गई। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि कनोदिया फैमिली डेथ पेनल्टी की मांग कर रही थी, लेकिन वो नहीं मिली। इसीलिए अब बताया जा रहा है कि परिवार हाईकोर्ट में अपील करने की तैयारी कर रहा है। अक्सर हम सोचते हैं कोई इंसान इतना निर्दयी कैसे हो सकता है, लेकिन सच ये है अपराध अचानक नहीं होते, वो धीरे धीरे बनते हैं। लालच, जलन, असुरक्षा और जल्दी अमीर बनने की ख्वाहिश, जब ये सब मिलते हैं तो इंसान सही और गलत के बीच की रेखा खो देता है। क्रिमिनल का माइंडसेट अक्सर यही होता है। उसे लगता है वो सबसे ज्यादा चालाक है, उसे पकड़ा नहीं जाएगा, उसकी प्लानिंग परफेक्ट है। वो अपने फायदे के लिए रिश्तों को इस्तेमाल करता है, भरोसे को हथियार बनाता है और सबसे खतरनाक बात, वो अपने किए को सही ठहराने के लिए खुद को कहानी सुनाता रहता है। उसे लगता है मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, मैं मजबूर था, ये सिर्फ एक प्लान था। लेकिन सच ये है, मजबूरी और लालच में फर्क होता है। क्रिमिनल माइंड पहले इंसानियत को मारता है, फिर अपराध करता है और आखिर में सच्चाई देर से सही लेकिन सामने जरूर आती है, क्योंकि हर बुरे काम का अंजाम बुरा ही होता है।